नमस्कार, मैं महिमा आज आपको सुनाने जा रही हूँ सुप्रसिद्ध लेखिका पद्मा सचदेव की लिखी कहानी बू तू राजी। रामनगर के मोड़ पर पहुंचते ही तांगे खड़े हो गए। खड़े होने से पहले घोड़ों ने आगे पीछे होकर तांगे को अच्छी तरह झिंझोड़ दिया। तांगे के भीतर पर्दे में बैठी बुआ रानियां होशियार होकर बैठी। बुआ मसां छोटी और बुआ पतू बड़ी, एक 9 बरस की, दूसरी 11 बरस की। दादी जी की इच्छा थी दोनों पोतियां एक ही घर में जाएं, ताकि उदास न हों। उन दिनों राजपूतों के एक तबके की बेटियां शादी हो जाने के बाद फिर कभी मैके न आ सकती थीं। विदाई के समय मैके वाले चंदन की लकड़ी दहेज में देते थे, ताकि मृत्यु के समय मैके वालों की ओर से चिता में डाली जा सके। दोनों लड़कियां दहेज और चंदन की लकड़ी लेकर मैके से विदा होकर आ गई थीं और अब ससुराल जा रही थीं। इस उम्र में ससुराल का कोई अर्थ नहीं होता, पर दूसरी जगह जाने का चाव तो होता ही है। जम्मू से यह काफिला मुंह अंधेरे चला था। 8-9 घंटे बाद उधमपुर से रामनगर के मोड़ तक पहुंचा। इससे आगे तांगे के जाने का रास्ता नहीं है। पहाड़ी इलाका है, इसलिए पालकियां ही बड़े आराम से जा पाती हैं। तांगे खड़े हो गए तो मसा ने पतू को कहा, दीदी लगता है हम पहुंच गए हैं। पतू ने अपना सालू सीधा करके बाहों में पड़े कलीरे उठाए और गोद में रखकर बोली, नहीं मसा, अभी रामनगर दूर है। पुरोहित जी कह रहे थे आज रात हमें झनूनता गांव में काटनी होगी, फिर सुबह आराम से नाश्ता वगैरह करके चल देंगे। तांगा सिर्फ उधमपुर तक ही आता है, आगे का सफर पालकियों में तय होगा। अभी तो रामनगर का मोड़ ही आया है। दीदी पालकी में हमें बड़े झूले मिलेंगे ना? सुबह से तांगे में ही बैठे हैं, पीठ में दर्द हो रहा है। दीदी मुझे भूख भी लगी है और प्यास भी। इतने घंटे तांगे में बैठे बैठे कितना थक गई हूं मैं। तुम तो सोती ही रही। मैं तुम्हारी गर्दन बार बार सीधी करती रही हूं, ना करती तो तुम गिर जाती। उम्र तो पतू की भी 11 बरस ही थी, पर वह मसा से 2 बरस बड़ी थी और अपने होश में उसने हमेशा मशा को जिंदा गुड़िया की तरह गोद में खिलाया है। बड़ी बूढ़ी की तरह उसने माँ से कहा, माँ जी कहती हैं ससुराल में भूख प्यास सहन करनी होती है, हर समय भूख भूख नहीं करना। मसा हैरान होकर पूछने लगी, क्या हमारी ससुराल में पेट भर खाना नहीं मिलेगा? पतू को रोना आ गया, पर उसने मसा को डांटते हुए कहा, पागलों की तरह बकबक मत कर। अपनी ससुराल के बारे में इस तरह नहीं कहते। बापूजी ने हमें खाते पीते जमींदारों के घर दिया है। माँ जी कह रही थी उनके घर में दूध दही की कमी नहीं। 3 कोठरियां तो भूसे से भरी रहती हैं। जमीन भी बहुत है, गाय गोरू खच्चरें भैंसें और फिर मर्दों के घोड़े। तांगे के पर्दे के बाहर कुछ आवाजें सुनाई पड़ रही थीं। पतू ने मसा को कहा, नायन और कहारिन आ रही हैं लगती हैं। तभी पतू की नजर मसा के कलीरों पर पड़ी। उसने गुस्सा होते हुए कहा, यह क्या, तुमने फिर नारियल खा लिया? लगता है जब मैं सो रही थी तभी तुमने दाव लगाया होगा। मसा को हंसी आ गई। उसने मचलकर कहा, दीदी सच बताऊं, पहला नारियल तो मैंने कंडोली नगरोटे के पास पहुंचते ही खा लिया था। दूसरा मैंने तब खाया जब घोड़ा झज्जर कोटली की चढ़ाई चढ़ रहा था। दीदी तुम उस वक्त तांगे की सीट पकड़कर घोड़े को देख रही थी, नहीं तो मैं तुम्हें भी नारियल खाने को देती। पता है यह कलीरा बुआ मक्खनों ने पहनाया था, मैंने देखा था। उसका नारियल बड़ा पुराना था तो भी बड़ा मीठा था। पतू ने मसा को प्यार भरे गुस्से के साथ आंखें दिखाईं। तभी नायन ने पर्दा उठाकर कहा, नीचे उतरो बुआ रानियों, शाबाश, पालकियां आ गई हैं। उनकी ओट में मुंह हाथ धोकर ताजा दम हो जाओ। कर्नैलनी ने बड़ी दूर दिया आपको। चलो चलो। कहार भी हाथ मुंह धोने चले गए हैं, अभी वहां कोई नहीं है। मियाँ जी ने 2 पालकियां मंगवाई हुई हैं। बुआ मसा यह सुनते ही कपड़े संभालती संभालती रोने लग गई। उसने कहा, मैं अकेली पालकी में नहीं बैठूंगी, दीदी के साथ बैठूंगी। अकेले में मुझे डर लगता है। पतू ने नाइन को कहा, पुरोहित जी से कहो हम दोनों एक ही पालकी में बैठेंगे।
जम्मू के प्रसिद्ध जनरल रौनक सिंह की दोनों बेटियां एक ही घर में ब्याह कर जा रही थीं। दोनों दामाद फौज में थे। घर बड़ा समृद्ध और डुग्गर में भी स्वर्ग कहलाने वाले गांव रामनगर में था। भरे पूरे घर में बेटियों को खाने पहनने का सुख रहेगा। इकट्ठी रहेंगी तो हमें भी संतोष रहेगा। दोनों पालकी में बैठी तो कहारों ने कहा, ज्यादा हिलना डुलना नहीं, दोनों आमने सामने बैठ जाओ। पहाड़ी इलाका है, चढ़ाई उतराई भी बहुत है। चढ़ाई में आगे की तरफ बोझ रखना और उतराई में पीछे की तरफ। पालकी में कपड़ा ऊपर नीचे होने लगा। मसा ने देखा तो हंस पड़ी। उसे बड़ा अचंभा हुआ। उसने कहा, दीदी, पालकी का कपड़ा सांस ले रहा है। पत्तू ने कहा, आराम से बैठो, डोली न डोले, कहारों को धक्का न लगे। मसा ने पत्तू को पूछा, बापूजी ने हमें कितने ट्रंक दिया है दीदी? उनमें वह सुत्थन भी है ना जो महारानी ने माँ जी को दी थी, है ना? हरे गुलबदन की सुत्थन मैं लोहड़ी के त्योहार पर पहनूंगी। पत्तू ने कहा, जो तेरा मन हो पहनना, पर अभी सुत्थन तुम्हें बहुत बड़ी होगी। अरे दीदी, पालकी के कपड़े में एक सुराख तो है, पर उससे पूरे पहाड़ नहीं दिखाई देते। कितने सुंदर पहाड़ हैं। क्या जरा सा पर्दा हटाकर देख लूं? पत्तू किसी दाना की तरह बोली, अब तो सारी उम्र यही पहाड़ देखने हैं, आराम से बैठी रहे। मसा ने पूछा, दीदी, बात करने से तो डोली नहीं डोलती ना? पत्तू को हंसी आ गई। उसकी छोटी सी बहन हमेशा से सवाल करती है। मसा शह पाकर फिर पूछने लगी, दीदी, माँ जी कहती हैं राजाओं की बेटियां ब्याही जाती हैं तो दहेज को झंडे लगते हैं। भला हमारे दहेज को क्यों झंडे नहीं लगे? पत्तू ने उत्तर में कहा, एक झंडा 1,00,000 रुपए के दहेज के पीछे लगता है। हमारे बापूजी के पास 1,00,000 रुपए कहाँ हैं? मसा कुछ उदास हो गई। फिर उसने पूछा, हम भाई की शादी में जाएंगे तो क्या हमें फिर दहेज मिलेगा? नहीं मुई, दहेज तो एक ही बार मिलता है। वैसे भी अब हम कभी मैके नहीं जाएंगे। तुमने देखा नहीं, छोटी पिटारी में चंदन की लकड़ी डालते समय माँ जी किस तरह रो रही थी। अब हमें कोई लकड़ी देने भी ना आएगा। हम हमेशा के लिए विदा कर दी गई हैं। उसकी आंखें भर आईं। उसने घूंट भरकर याद किया। माँ ने कहा था, मसा के सामने रोना नहीं मेरी बच्ची, यह तो अभी यह भी नहीं जानती ससुराल क्या होती है। मसा को गुस्सा आया। उसने कहा, यह मुआ ससुराल कैसा रिवाज है? पत्तू ने नाराज होकर कहा, यह गाली कहाँ से सीखी? ससुराल जाकर क्या हम गाली देंगे? अच्छा नाम होगा बापूजी का। मसा चुपचाप लगा गई, पर कितनी देर चुप बैठती। उसने बात को उड़ाते हुए पूछा, दीदी, हम अपने दूल्हे को कैसे पहचानेंगे? मुझे तो किसी ने जीजाजी का मुंह भी नहीं देखने दिया। पत्तू ने गंभीर होकर कहा, ससुराल जाकर भी तुम उनके सामने नहीं पड़ोगी, वे तुम्हारे जेठ हैं। मसा हैरान हुई। उसने पूछा, तो दीदी तुम क्या लगोगी? पत्तू ने बचपन से माँ को गोदी में खिलाया है। उसने उसे गले लगाकर कहा, तुम्हारी तो मैं दीदी ही रहूंगी मसा। पाल की जरा सी हिली तो कहार चिल्लाए, ओह बुआ रानियों, आराम से बैठो, हिलो नहीं। नाइन और कहारिन एक ही खच्चर पर लदी हुई थीं। वे भी चिल्लाईं, ए बुआ, हिलना नहीं, आराम से बैठो। शोर सुनकर आगे जाते दूल्हे भी मुड़कर देखने लगे। पत्तू पालकी में बने सुराख से देख रही थी। दोनों दूल्हे सुंदर, जवान, होशियार लग रहे थे। पत्तू ने सोचा, पता नहीं बड़े दूल्हा कौन होंगे। उसे शर्म आ गई। धीरे धीरे दोनों की आंख लग गई। पहाड़ से बहता पानी राह में से जाकर खड्ड में गिर रहा था। एक कहार का पैर फिसलते फिसलते रह गया। कहारों ने आगे खुली जगह देखकर वहां डोला उतार लिया और फिसलने वाले कहार को गाली देने लगी। मुए, अभी तो तुमने 16 मकई की रोटियां खाई थी, क्या भूखे थे? सभी हंसने लगे तो दोनों लड़कियां पालकी में जग गईं। उन्होंने देखा पालकी जमीन पर रखी है और कहार बातें कर रहे हैं। मसा ने कपड़ा उठाकर कहा, दीदी देखो कितने पहाड़ हैं, दरिया भी है। पत्तू एकदम जगाने से डर गई थी। जरा सा संभलते ही कहने लगी, क्या दरिया नहीं देखा? क्या तवी से सुंदर है? पता नहीं देविका है या तवी। पत्तू ने सुराख में से देखा। जरा सा आगे मोड़ पर दोनों दूल्हे सिगरेट फूंक रहे थे। एक खूब जोर से सिगरेट का कश लेता
फिर दूसरे को दे देता। दोनों मुस्कराने लगते। दोनों नए नए सिगरेट पीने वाले लगते थे। बर्तनों से लदी खच्चर ने गर्दन घुमाई तो बड़े पतीले के साथ बटलोई दुनकने लगी। कहारें बातें कर रहे थे। जगानू गांव दिखाई देने लगा। वहां से झनूनता गांव जाएंगे, फिर झनोत्तेरों की बावड़ी में नहाएंगे। वहां मंदिर भी है और समय भी। रात वहीं काटेंगे, बड़े मियाँ कह रहे थे। मसा व पत्तू सुन रही थी। मसा ने पत्तू को कहा, दीदी हम भी बावड़ी में नहाएंगे ना? पत्तू ने कहा, मसा हम कहाँ सराय में ही कहीं कमरे के अंदर नहाएंगे। हम बावड़ी में थोड़े नहा सकती हैं, हम तो दुल्हन हैं। सब बाराती होंगे, दूल्हे और उनके रिश्तेदार। हम तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलेंगे। जगानू में पातलियों की ढक्की उतरते हुए भी बुआ रानियां डरती रहीं। माँ कैसी जगह ब्याह दिया हमें, उन्होंने महसूस किया पर कहा कुछ नहीं। सफरी हुक्का पी हर कहारों की थकावट भी उतर गई थी। फिर पालकी उठाकर चलने लगे। रास्ते में जहां भी पहाड़ी पर कोई घर होता, छोटे छोटे बच्चे घरों से निकलकर आंगन में खड़े होकर नाचने लगते, नई दुल्हन नई दुल्हन। रात को झनूनता गांव में सब ठहरे। ऊपर के कमरे में औरतें और नीचे मर्द। सुबह नहा धोकर खाना बनाने वाले चूल्हे सुलगाकर बैठ गए। दूध आ गया, खमीरी रोटियां गरम की और कयूर सिकने लगे। सब रामनगर की बातें कर रहे थे। सब ने डटकर नाश्ता किया और धीरे धीरे पहाड़ी रास्ता चढ़ने लगे। कठिन पहाड़ी रास्ता और खड्डों से निकलते निकलते कहार बीच में ताज़ा दम होने के लिए रुकते तो मसा और पतू भी डोली की ओट में बैठकर ठंडी हवा में खिल उठती। बहुएं उतारने वाले घर में एक पुराना बूढ़ा खांस रहा था। अभी ससुराल की दहलीज लागने का मुहूर्त न था। सब लोग उस पहाड़ी घर के दालान में पसर गए। मसा और पतू को नायन व कहारिन पिछवाड़े बनी एक कोठरी में ले गईं। वहां एक पहाड़ी नाला बह रहा था। नायन ने कहा, बुआ तुम लोग नहा धोकर कपड़े बदल लो, अभी ससुराल जाने का मुहूर्त नहीं हुआ। नायन की नजर मसा के कलीरों पर पड़ी। कौड़ियों के नीचे से सूखे नारियल गायब थे। हे भगवान, कौड़ियां तो हैं पर नारियल गायब। ननदें कलीरें उतारेंगी तो क्या सोचेंगी? ये कौड़ियों में अपने झोले में डाल लेती हूँ, नहीं तो सभी कहेंगे भूखी बहुएं आई हैं। कहारिन बोली, तेरा पेट तो खूब भरा है, तभी तो कौड़ियों पर नजर लग गई। चलो बुआ रानियों कुछ थोड़ा सा चख लो। कहा, नई बहुओं को कयूर मिलेंगे, पर थोड़ा सा कौर ही लेना। कहीं दूर से बधाइयां गाई जा रही थीं। पहाड़ों में आवाज दूर से भी साफ सुनाई देती है। कहते हैं पहाड़ भी साथ गाते हैं। ससुराल ऊपर पहाड़ी पर थी, पर आवाजें जैसे चांदनी में छन कर आ रही थीं। न्योरा बज्जे लाला पलंगे दे पावे, छुनकनी मुनकनी बोटी लेई आवे, अज सहामनी रात कले हार न्योरा बज्जे। दोनों लड़कियां एक दूसरे को देखने लगी। ब्याह हो जाने के उत्साह के साथ साथ एक भय भी सिर उठा रहा था। फिर ससुराल की ढक्की चढ़ते, पूनियों पर पैर रखते, ड्योढ़ी तक पहुंचते पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। फौजी बाबा कोई डोगरी पहाड़ी धुन बजा रहा था। रुपयों की होली में और गुल्लेर की बटलोई में हाथ डालते समय स्त्रियों का मंगल गान कान में पड़ रहा था। तेरे सहोरे ने लाल रोटा उठाए, दम्मे बोरिए हथ पोआए आए। मुंह जुठराने के लिए क्योरों का थाला आया तो माँ को याद आया, खाना नहीं है बस जरा सा छूना भर है। अब भूख भी किसी रही थी। वैसे भी थकान और नींद के मारे बुरा हाल था। इसके बाद बेहोशी में ही दोनों ने कोई 50 जोड़ी पांवों पर माथा नवाया। देवर की गोद में बैठने की रस्म होने लगी तो औरतों ने कहा, देवर जी भौजाई भी है और साली भी, बस बैठ जाओ गोदी में। सब हंसने लगे। दुनिया बस गई। इस शादी के 15 बरस बाद जम्मू से फिर एक बुआ रानी चनैनी के राजा के संग ब्याही गई। महाराजा प्रताप सिंह की बेटी को महाराजा हरि सिंह ने 15 झंडों का दहेज दिया। फिर बहन की पालकी के आगे खड़े होकर पूछा, बुआ रानी कोई कमी तो नहीं रह गई? बुआ रानी की भर्राई सी आवाज बड़ी मुश्किल से समझ आई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझे बुलाना महाराज। महाराज ने हाथ जोड़ते हुए कहा, कल रात का भात आप यहीं खाना। चमत्कार हो गया। राजपूतों की ब्याही बेटियां अब मैके भी आ सकेंगी। रास्ता खुल गया।
महाराजा हरि सिंह जी के गुणगान होने लगे। खबरें सब जगह फैल गईं। मसा और पत्तू के भाइयों ने भी सुनी तो घोड़े कस लिए। घर में कहा, आज रात ऊधम सिंह में काटेंगे और परसों सुबह अपनी बहनों के पास ही नाश्ता करेंगे। घोड़े दौड़ने लगे, कुछ ख्यालों में, कुछ सड़कों पर। रामनगर में अभी यह खबर न पहुंची थी। सुबह काम में गोरू खोलकर गए तो मसा और पत्तू दोनों बहनें पिछवाड़े जाकर गोबर पाथने लगी। मसा एक आह भरकर बोली, बड़े भैया की रानू भी ब्याहने लायक हो गई होगी। हमारी तो दोनों बेटियां ब्याह ही गईं, इसे भी अच्छा घर मिल जाए। पत्तू ने कहा, सुना है भाभी जी के मैके वाले रामबन के बड़े शाह हैं, बड़े रसूख वाले हैं। अच्छे लड़कों की क्या कमी है। मसा को जैसे कुछ याद आया। गोबर मलते मलते उसने कहा, दीदी वह रामबन ही की गोली थी ना, जिसे कभी कभी माजी महलों में मिलने जाती थी। हाँ, वो नरात्तू तुम्हें कैसे याद आ गई। वह मामी जी के मैके की लड़की है। 9 बरस की विधवा हो गई थी, फिर रनिवास में आ गई। उन दिनों राजा के सिपाही इस तरह की अनाथ और सुंदर लड़कियों को ढूंढने में घूमते रहते थे। फिर वे दरबार में लाई जाती। रानियों के पास उनको टहल सेवा या फिर दूसरे कामों के लिए रख लिया जाता। गरीबों की बेटियों के बदले उन्हें कुछ मिल जाता। इन लड़कियों से मिलने वाले पहाड़ी सौगातें कभी गुंछियाँ, कभी कलाड़ियाँ, कभी मकई का आटा आदि लाते। कितनी कितनी देर ड्योड़ी पर बैठे रहते, कभी सारा दिन भी हो जाता। मसा हैरान होकर सुन रही थी। उसने कहा, दीदी सौगातें तो ज्यादा ड्योड़ी अफसर ही ले जाता होगा। हाँ मसा, कुछ दिए बगैर कहीं भेंट होती होगी। फिर लड़की आती तो भी क्या सबके सामने बात हो पाती। आने वाला पूछता, बू तू राजी, मतलब बुआ तुम ठीक। बुआ गर्दन हिलाकर आंखों में हाँ जी कहती और आंखों में गंगा जमुना भरकर चली जाती। बू तू राजी। इतनी सी बात पूछने के लिए कितनी देर बैठना पड़ता। उसने एक आह भरी। मसा ने कहा, चलो हमसे तो वे ही भाग्यशाली हैं, हमें तो कोई यह भी पूछने नहीं आता। फिर मसा ने कुतूहलवश पूछा, पर दीदी ये लोग क्यों मैके नहीं जा सकती थीं? पत्तू ने कहा, नहीं, रनिवास में जो भी आ जाता है वह फिर दहलीज नहीं लांघ सकता था। कहते हैं एक बार महाराजा प्रताप सिंह जी को अंग्रेज रेजिडेंट ने कहा था कि मेरी मैम रनिवास में जाकर रानियों से मिलना चाहती हैं। महाराजा ने कहा, हमारे धन्य भाग वे आए, पर हमारे यहाँ यह रिवाज है कि जो स्त्री रनिवास में आती है वह बाहर नहीं जा सकती। फिर मैम ने आने की हिम्मत नहीं की। इस बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी और उपले पाथने लगी। मसा और गोबर लेने के लिए मुड़ी तो दूर पहाड़ियों में से उसने 2 घुड़सवारों को आते देखा। उसके हाथ वहीं रुक गए। घुड़सवार तन तक ढलान में ओझल हो गए थे। मसा ने बड़े चाव से पत्तू को कहा, दीदी कोई 2 लोग घोड़े पर आ रहे हैं, शहर के लगते हैं। पत्तू ने हाथ से गोबर पोंछते हुए कहा, तुम्हें ऐसे ही लगता रहता है, देखो कोई भी नहीं है। उसी वक्त घुड़सवार फिर चढ़ाई पर आ गए थे। सूरतें तो पहचानी न जाती थीं, पर केसरी पगड़ियां दूर से दिखाई दे रही थीं। पत्तू ने खुश होकर कहा, उनके कंधों पर बंदूकें भी हैं, चलो आएंगे तो हम भी अपने घर का हाल चाल पूछेंगे। मसा ने घबराकर कहा, देखो दीदी सूरज कहाँ आ गया है, अभी हमें नहा धोकर रसोई भी बनानी है। आज बापूजी भी ऊधमपुर से आ जाएंगे, कामी भी उनके साथ हैं, खाना जल्दी तैयार होना चाहिए। फिर उसकी नज़र अपने आप रास्ते पर घूम गई। पहाड़ी चढ़ते उतरते घुड़सवार चांद की तरह कभी नजर आते, कभी ओट में हो जाते। अब घुड़सवार इस तरफ आ रहे थे। पत्तू ने देखा तो उसके हाथ से उपला गिर गया। उसने घबराए हुए स्वर में कहा, मसा ये तो अपने भाई लगते हैं, सारी शक्ल बापूजी की तरह है। हे राम, अगर राजा को पता चल गया तो क्या होगा। मसा उधर ही देख रही थी। उसने कहा, देखो छोटे पंडित को कुछ पूछ रहे हैं, और उसने हमारे घर की तरफ इशारा किया। हाँ मसा, ये हमारे ही भाई हैं, हमारे माँ जाए। दोनों घबरा गईं। भाई क्या सोचेंगे। जनरल की बेटियां उपले पाथ रही हैं। राजा से चोरी आए होंगे तो पता नहीं क्या सजा मिलेगी। हे राम। अब घुड़सवार चले तो इन्होंने जी भरकर उन्हें देखा, फिर एक दूसरी का हाथ कसकर पकड़ा और पहाड़ी से छलांग लगा दी।
दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे पद्मा सचदेव की लिखी कहानी बूतू राजी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें और मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।